हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट देखने के बाद में आप रिलेट कर पाओगे और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जाके एक बार जरूर कॉन्सेप्ट देख ले। और कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। देखो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं सबको मिक्स किया हुआ है, इनके बाहर या इनके अलावा इन जैसा ही, क्योंकि मैंने एक एमसीक्यू के अंदर एक आंसर बताने के बाद कॉन्सेप्ट समझाया है और जो क्वेश्चन आएगा वो उसके आसपास ही आता है। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू में क्या, पहले क्वेश्चन में बोल दो कि पहले एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा है। Which of the following oxides of iron would be obtained on the prolonged reaction of iron with steam? अगर मैं बोलता हूं कि आयरन की पानी के साथ में रिएक्शन करवाओ, आपका आयरन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फेरस मतलब कि Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बोलता हूँ इसको पानी से रिएक्शन करवाऊँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आयरन होता है वो पानी से रिएक्शन नहीं कर सकता इन द कोल्ड फॉर्म, ठंडे पानी से तो कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो पानी होता है वो किस फॉर्म में हो? स्टीम की फॉर्म में हो, गर्म पानी हो, स्टीम की फॉर्म में हो, और जो आपका आयरन हो वो भी कैसा हो? रेड हॉट हो, रेड हॉट आयरन होना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर स्टीम हो साथ में रेड हॉट आयरन हो, जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है Fe3O4, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व हियर, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकलेगी। समझ में आ गई बात? ओके, तो पहली बात तो ये समझनी है कि कोल्ड वाटर से तो जो आपका आयरन होता है वो रिएक्शन कर ही नहीं सकता। अगर आपको पानी के साथ में रिएक्शन करवाना है तो आपको यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पानी को, देन द आयरन विल बी रिएक्ट विद द स्टीम, और जो रिजल्ट देगा वो होगा आपका यहाँ पे Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करेगा। तो ऑप्शन में Fe3O4 आपका ऑप्शन सी है होगा और ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेलिंग लिखी हुई है, जो चीज़ मैंने लिखी हुई है मैंने पहले ही बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। देखो आपने देखा होगा कि कई बार आप खाना बनाया आपने, उसको खुले में रख दोगे तो खाना क्या होगा? सड़ जाएगा। लेकिन आप जो चिप्स खरीद के लाते हो मार्केट से वो कितने दिन तक रखी रहती है लेकिन वो सड़ती नहीं है। तो आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके अंदर एक नॉन मेटल या बोल दो कि एक प्रिजर्व गैस डाली जाती है उस पैकेट के अंदर। आप देखते हो कि जो आपके पैकेट आता है चिप्स के, उसके अंदर क्या होता है? गैस फॉर्म होती है। तो हम जैसे ही उसको फाड़ते हैं तो जो गैस होती है वो निकलती है और हम उस फूड को खा लेते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है जो कि डाली जाती है और क्यों डाली जाती है? तो जो आपके पैकेट्स वाले फूड होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। और नाइट्रोजन ही क्यों डाली जाती है? जब कोई भी खाना सड़ता है तो उसकी रेंसिडिटी होती है, और रेंसिडिटी से क्या मतलब है? रेंसिडिटी से मतलब है कि किसी भी खाने का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो जाना। अगर खाने का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो गया तो वो सड़ जाएगा। क्लियर? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो तो उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रिजर्व गैस डाल दी जाती है, और जो फेमस प्रिजर्व गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये बात है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा आपको, रिएक्टिविटी सीरीज से एक क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे आपको दे दिया कि कॉपर, टिन, लेड और मर्क्यूरी, चार यहाँ पे आपको मेटल दे दिया और बोला कि ये बताओ कि इनकी रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे कम। दिस इज द फेमस क्वेश्चन, कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तभी इसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। देखिए हर मेटल रिएक्टिव होता है, लेकिन कुछ मेटल होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो हम यही देखने वाले हैं कि कौन सा मेटल बहुत रिएक्टिव है, इनमें से कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। सबसे जो रिएक्टिव आपका जो मेटल होता है वो पोटेशियम होता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर कार्बन आता है। फिर उसके बाद में जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जो आपके सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, वो इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि जो आपके नेचर में मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में ही मिल जाते हैं कई बार। और जो आपका पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होते हैं वो प्योर फॉर्म में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि किसी भी ऑक्साइड से, सल्फाइड से तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो आपका पोटेशियम होता है। लेकिन हमसे तो चार चीज़ों के बारे में पूछा है, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी। तो इस सीरीज में आपको देख के पता चलेगा जो आपका टिन होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे टिन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में। तो आपको इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये रिएक्टिव सीरीज है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे चार मेटल आपको दे के पूछ सकता है। तो दिस टेबल आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका बता देता हूं मैं, एक ट्रिक होती है इसको ये लर्न करने की। देखो
यहाँ पे लिखा हुआ के, तो इसको याद कर सकते हो आप, कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, इस तरीके से लर्न कर सकते हो यहाँ तक। उसके बाद में नीचे से लर्न कर सकते हो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। कुछ चीज़ें आप ट्रिक से याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप दिमाग से याद कर सकते हो, कि जो शुरू की स्टार्टिंग की चीज़ें होती है वही आपको कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है कि के का मतलब कालू, एने मतलब नाम का, नाम और का, माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। ठीक है, पकाता, पीबी तक आपको याद हो गया। तो इस तरीके से आपको रिएक्टिव सीरीज ही आपको याद करनी है, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। तो ये ट्रिक्स आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ये मेरी ट्रिक हो सकती है, आप अपनी ट्रिक कुछ भी बना सकते हो। तो इससे एक तो क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, एक चीज़ें याद होंगी। तो ये आपको याद रखना है कि जो रिएक्टिव सीरीज होती है उसको लर्न करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्लियर होती है इतनी बात? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन पूछता है द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद द वाटर। अगर आपको मैंने एक मेटल दिया, आपने सोचा है कभी कि जो मेटल होता है, जैसे लोहा है, मेटल है, आयरन, तो मेटल को अगर आप पानी में डालते हो तो तैरेगा कि डूबेगा? लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं कि जो तैरते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो तैरते हैं। तो यहाँ पे आपको यही पूछा है कि ये बताओ कौन सा मेटल है जो तैरेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हल्का मेटल होता है, जो इजीली पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और सोडियम होता है वो आपका मेटल होता है, लेकिन उसके बाद भी पानी पे तैरता है। कैसे? इस तरीके से, एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपने सोडियम का लिया, एक तो लाइट वेट होता है, दूसरा ये पानी से एग्रेसिवली क्या करता है, रिएक्शन करता है, इसलिए ये दोनों के दोनों तैर पाते हैं पानी पे। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। याद रखना, क्यों तैरते हैं? लाइट वेट और रिएक्टिव होता है एग्रेसिवली विद वाटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम जो होता है ना, वो खाना बनाने के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें यूज़ किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यही क्यों यूज़ किया जाता है? एल्यूमिनियम के अलावा लोहा क्यों नहीं यूज़ किया जाता? कॉपर क्यों नहीं यूज़ किया जाता? एल्यूमिनियम कोई आइडल क्यों माना गया है? तो देखो, एक एल्यूमिनियम एक तो सबसे ज़्यादा आपके अर्थ क्रस्ट में मिलता है, आसानी से मिलता है, तो सब लोगों को बट सकता है बराबर बराबर। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि जो कुकिंग फूड होता है, जो यूटेंसिल्स होते हैं जो फूड को पकाने के काम आते हैं, उनके अंदर एक खास बात होनी चाहिए, क्या? वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने खाना बनाया और वो पिघल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बिल्कुल। इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। क्यों? आग लगाई आपने और आपका जो बर्तन जो आपने लिया था, यूटेंसिल्स लिया था, वो गर्म ही नहीं हो रहा, तो खाना तो कहाँ से गर्म होगा? तो यही चीज़ याद रखनी है कि जो जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम के अंदर ये दोनों ही गुण होने की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? अब और ऑप्शन देख लेते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब खाना बनाने में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का तो क्या काम? तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। अब खाना बनाने में डक्टिलिटी का भी कोई काम नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 4 आपका करेक्ट होगा, और ऑप्शन 1 और 4 आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आपने देखे होंगे बर्तन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, आपके घरों में भी देखे होंगे। एल्यूमिनियम एक तो आपकी जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल है। याद रखना, मेटल क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में, तो इजीली मिल जाता है। दूसरा, इसका जो टेम्परेचर होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत हाई होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे आग लगा देता हूँ और खाने को अंदर डाल देता हूँ, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा खाना जल जाता है, लेकिन जो आपका मेटल होता है, जो आपका यूटेंसिल्स होता है, वो जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है? उसका आंसर आप मुझे पॉज करके अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ये मेरा आपसे होमवर्क की तरह एक क्वेश्चन है, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक का मतलब जानते हो, HCl। जब HCl जो होता है वो रिएक्ट, HCl is added to barium hydroxide, a white colored compound is formed। वाइट कलर का एक कंपाउंड फॉर्म होता है। Which option gives the complete chemical reaction? तो आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन पता करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन करना बता देता हूँ। जो HCl जो होता है ना आपका, यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आएगा आपका HCl, और आपको पता है कि जो HCl होता है वो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, जिसमें Cl माइनस होता है, H आपका प्लस माना जाता है। और साथ में आपका होता है, यहाँ पे पूछा है कि साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जो बेरियम होता है वो आपका पॉजिटिव और जो OH होता है हाइड्रोक्साइड वो नेगेटिव होता है। क्लियर होगी बात?
अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो एक आपका मेटल होता है वो दूसरे मेटल को किक आउट करके बाहर निकाल देता है। जो आपका बेरियम होता है वो हाइड्रोजन को लात मारेगा और बाहर निकाल देगा कि चलो निकलो। उसके बाद में बेरियम आपके क्लोरीन के साथ में आके बैठ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब बेरियम क्लोरीन से बोला हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर्मूला बनता कैसे है, देखो किसी का भी फॉर्मूला बनाना है, किसी को मिलाना है, तो उनके नीचे पहले उनकी वैलेंसीज लिख दो। तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2, विदाउट साइन लिखना है आपको, और क्लोरीन की होती है 1। तो अब इनके सब स्क्रिप्ट में मतलब बेस में क्लोरीन के नीचे लिख दिया जाएगा 2 को और बेरियम के नीचे लिख दिया जाएगा 1 को। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको Ba1 और Cl2। तो यहाँ पे BaCl2 हर जगह पे दे रखा है आपको, तो BaCl2 मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, सी ऑप्शन तो आपका गलत होगा तो BaCl2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BaCl2। क्लियर। प्लस में जो HOH है उसका मीनिंग है कि ये H2O है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H2O को। अब यहाँ पे H2O भी बनेगा। अब H2O बनेगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O या HOH भी आप लिख सकते हो। जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ में मिल जाता है, जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ में मिल जाएगा और HOH या फिर H2O पानी बना लेगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में यहाँ पे HOH बन गया, BaCl2 बन गया। अब आपको बैलेंस करना है, बेसिकली इन्होंने बैलेंस वाला ही आपसे पार्ट पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन ए और बी में से आंसर होने वाला है। अब कौन सा होने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए को, तो हाइड्रोजन 1 और 2 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपके 2 2 जा 4 है, मतलब तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी विल बी और आंसर। क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2 2 जा 4। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है। यहाँ पे बेरियम आपका कितना है 1 है और यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है तो 2 है। तो ऑप्शन बी विल बी और आंसर, याद रखना ऑप्शन बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इसके लिए मतलब बड़े एक्साइटेड होने वाली चीज़ है ये, कि आपने देखा होगा कि जो सोडियम होता है, आपने कभी देखा नहीं होगा सोडियम को, तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको सोडियम कैसा होता है। अगर मैं उसको पानी में डाल देता हूँ, पैलेट ऑफ द सोडियम इज ड्रॉप्ड इन द वाटर, अगर मैं पानी में बहुत सारा सोडियम डाल देता हूँ तो होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो देखते हैं कि होता क्या है। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है, जैसे ही मैंने पानी में डाला तो इस तरीके से फायर निकलती है। अब ये फायर निकलती क्यों है, ये भी देखने वाली बात है कि फायर निकली क्यों, ठीक है, और रिएक्शन किस तरीके का होगा, कौन सा रिएक्शन होगा जो कि यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ये देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन को देख लेते हैं। तो जो Na होता है, जैसे ही वो H2O के पास में आता है तो मैं H2O को लिख रहा हूँ H और OH। ठीक है, तो जो Na होता है वो +1 होता है और OH जो होता है माइनस होता है। तो प्लस वाला माइनस की तरफ क्या होता है, आकर्षित, अट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे निकाल के ले जाता है NaOH को, जिसको बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व हियर। तो हाइड्रोजन गैस निकली है और फायर भी हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हुई है और आपका फायर भी कैच किया है। अब आप बोलोगे फायर कैच क्यों किया है, तो बेसिकली वो फायर नहीं था, जब हाइड्रोजन अचानक निकलती है तो आग की फॉर्म में निकलती है। तो ऑप्शन सी विल बी और आंसर। याद रखना किस तरीके से फायर निकलेगी, कुछ इस तरीके से निकलेगी, जैसे ही सोडियम डालोगे पानी में तो इस तरीके से ब्लास्ट होगा, और ये ब्लास्ट नहीं है, ये सडन निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड द नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर मैं Cu यहाँ पे कॉपर को और HNO3 को रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको चीज़ें मिलती है। व्हाट कैन बी द इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, तो आपको इस केमिकल इक्वेशन से कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर देना है। कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 टू फॉर्म NO2, और दूसरा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज बाय द HNO3 फॉर्म वाटर। तीसरा देखा गैस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म द वाटर। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका नाइट्रेट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द NO2,
और आपका H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन की बात हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से मिल जाती है तो उस चीज़ को बोला जाता है कि आप ऑक्साइड हो गए हो, आपका ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो कॉपर है ना उसके साथ में NO3 मिला है और यहाँ पे हाइड्रोजन दूर हटा है। जब हाइड्रोजन दूर हटा है तो हाइड्रोजन के दूर हटने को भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। जब किसी चीज़ से हाइड्रोजन निकल जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, दोनों ही कंडीशंस को ऑक्सीडेशन होना बोलते हैं। याद रखना, ऑक्सीडेशन इज एडिंग द ऑक्सीजन और यू कैन से द रिमूविंग द हाइड्रोजन। क्लियर? तो कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 टू फॉर्म द NO2। यहाँ पे पूछा है कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडेशन का रीजन है HNO3 का, है कि नहीं है ये देखना है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो तो ऑक्सीडाइज करने का रीज़न ही नहीं हो सकता HNO3 का। क्यों? देखो HNO3 जो है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे HNO3 का नहीं हो रहा है। यहाँ पे NO3 लिखा होता तो हम यहाँ पे करेक्ट मान सकते थे, लेकिन HNO3 का तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है HNO3 से, क्या बनाने के लिए? पानी बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है जिसमें H2O बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है? ऑक्सीजन से जुड़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। और यहाँ पे दूसरी चीज बोली कि पानी भी बन रहा है। यस, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो आपको इक्वेशन दी है उसके हिसाब से। क्लियर होती है बात? नेक्स्ट आपसे पूछा है एक क्वेश्चन देके, विच ऑप्शन गिव्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम द ओर ऑफ सिनेबार। सबसे पहले आपको सिनेबार का मतलब समझना है। देखिए क्या होता है सिनेबार। जो आपका जो मेटल होता है जिसको हम मर्क्यूरी बोलने वाले हैं, वो आपका फ्री स्टेट में तो मिलता नहीं है। तो किसके साथ में मिलता है? जैसे आप खोदते हो ना जमीन को, तो वो आपका सल्फाइड के साथ में, सल्फेट के, सल्फर चिपका होता है उससे, मतलब HGS मिला होता है वहाँ पे। और जो HGS होता है उसका ही नाम होता है क्या? HGS जो आपका होता है उसका ही नाम होता है सिनेबार। तो याद रखना, सिनेबार इज द ओर ऑफ द मर्क्यूरी। याद रखना, मर्क्यूरी का एक आपका ओर होता है जिसको हम बोलते हैं HGS। और यहाँ पे जो HGS होता है उसको हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे प्योर मर्क्यूरी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। अगर आपको ये पता होगा कि जो आपका सिनेबार होता है उससे मर्क्यूरी कैसे निकाली जाती है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कूलिंग सिनेबार इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस एयर। दूसरा दिया हुआ है कूलिंग सिनेबार टू कन्वर्ट इट इनटू द मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड देन हीट इट। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका सिनेबार होता है उससे हमें सल्फर को हटाना है। मतलब जो आपका Hg, आपने जमीन खोदा और आपको मिला HGS, ठीक है, आपने जमीन खोदी और आपको वहाँ पे मिला HGS। अब HGS को तो आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपको सल्फर को हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? रोस्टिंग करनी पड़ती है। रोस्टिंग मतलब गर्म करना पड़ता है। दो तरीके की गर्म करने की प्रोसेस होती है। एक होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एयर की प्रेजेंस नहीं होती है, और रोस्टिंग होती है जिसमें एयर की प्रेजेंस होती ही होती है। तो यहाँ पे हम एयर की प्रेजेंस रखते हैं। जैसे ही हम एयर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये सल्फर से तो दूर भग जाता है लेकिन ऑक्सीजन से चिपक जाता है। फिर ऑक्सीजन को हटाने के लिए दोबारा से इसको हीट किया जाता है। क्लियर? तो सिनेबार जो होता है वो आप बोल सकते हो कि सिनेबार को पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करने के बाद में इसको अगेन गर्म करना पड़ता है टू गेट द कंप्लीट मर्क्यूरी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में ऐसी चीज दी हुई है? तो सी ऑप्शन को देखते हैं, सिनेबार टू कन्वर्ट इट इनटू द मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन। तो मैंने बोला था कि पहले हम उसको गर्म करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो वो ऑक्साइड में बदलता है, फिर ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो आपको लास्ट में खुद मर्क्यूरी निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। याद रखना, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, देखो अगर मैं इसको HGS को, जो कि आपका सिनेबार है, इसको मैं गर्म करूंगा तो यहाँ पे HGO मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाएगा, और मर्क्यूरी ऑक्साइड को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन उड़ जाएगा और आपका मर्क्यूरी मिलेगा। तो दिस इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द सिनेबार, या फिर बोल दो मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द इमेज शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। कॉपर की आपको यहाँ पे दी हुई है एक प्रोसेस,
इमेज में। अब आप बोलोगे कि इमेज को दिखाओ, तो चलिए इमेज को देखते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इमेज दिखाई हुई है। इस इमेज में आपसे पूछा है कि ये बताना है, इस इमेज को देख लिया आपने। अब इमेज में पूछा क्या है ये समझो। विच ऑप्शन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेन प्योर कॉपर। तो आपको इस इमेज से रिलेट करके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस इमेज से रिलेट करके उन ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड। जो प्योर कॉपर होता है एनोड से, जो प्योर कॉपर आपका एनोड पे होता है, डिपॉजिट टू द कैथोड। पहला ऑप्शन देखते हैं कि सही नहीं है कि गलत है, क्या है। व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सी ऑप्शन है, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपॉजिट एट द एनोड। व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपॉजिट एट द कैथोड। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ध्यान से सुनो। मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइटिक में होता क्या है। तो पहले हम इमेज से समझते हैं, इमेज से समझते हैं कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस परफॉर्म कैसे होता है। क्या होता है यहाँ पे, जो आपका जो कैथोड होता है वो मान लो कॉपर की, एक प्योर कॉपर की रोड लगाई जाती है, और जो एनोड होता है उस पर इम्प्योर कॉपर की रोड लगाई जाती है। और क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जाती है, बैटरी में करंट फ्लो करवा दिया जाता है। जब करंट फ्लो करता है तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। तो जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ से जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, जिनको एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, एनोड मड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एनोड मड। और जो प्योर कॉपर होता है Cu+, वो मूव करता हुआ एनोड पे जाके चिपक जाता है। Cu जो होता है वो मूव करता हुआ कैथोड पे जाके एनोड से टूटता है, मड से अलग होता है, और कैथोड पे जाके चिपकता रहता है, लेयर बाय लेयर चिपकता रहता है। तो चिपकने के बाद में जैसे ही पूरा का पूरा एनोड का जो इम्प्योर कॉपर था वो खत्म होता है, तो हम कैथोड वाली रोड को निकाल लेते हैं, और जो कैथोड वाली रोड होती है वो आपकी प्योर कॉपर है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों बोला है, द करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपॉजिट एट द कैथोड। मतलब कैथोड पे चिपकने वाला आपको यहाँ पे एक तो ऑप्शन डी दे रखा है, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट। देखो एनोड से नहीं जाता है, आप ध्यान से देखो, पहले सॉल्यूशन में आता है, फिर सॉल्यूशन से कैथोड पे जाता है। मैंने आपको जैसे समझाया था कि पहले यहाँ पे Cu आता है, और Cu मूव करता हुआ फिर आपका कैथोड पे जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्लियर? आगे मूव करते हैं। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जिसको चूना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं, चूना बोल देते हैं, इज एडेड टू वाटर। अगर इसको मैं पानी के साथ में ऐड करता हूँ, इट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स। व्हाट प्रोडक्ट आर टू फॉर्म इन दिस रिएक्शन। देखो जब हम CaO को रिएक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होती है, जिसको स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2 से रिएक्शन करवाते हो तो आपको स्लेक्ट लाइम मिलता है, और दिस स्लेक्ट लाइम इज ऑल्सो नोन एज CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी चीज बनेगी, ऑप्शन सी आपका दे रखा है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फाइंड्स इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन इन हिज बुक एज शोन। विच ऑप्शन कंप्लीट्स द रिएक्शन। आपको यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रिएक्शन कैसे होती है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन नहीं आती है, अच्छे से अगर सीखनी है, तो मैंने लिंक, अब आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके पूरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन सीख सकते हो। लेकिन थोड़े बहुत मैं आपको यहीं बता देता हूँ। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg होता है आपका मेटल, तो प्लस, ऑक्सीजन माइनस, प्लस में HNO3 में H प्लस और NO3 माइनस। यहाँ पे होगी आपकी NO3 माइनस। यहाँ पे होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी हैपन हियर। तो इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो आपका प्लस वाला होता है वो माइनस वाले के साथ जाके चुपके से बैठ जाता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन से मिल जाएगा, और जो आपका NO3 होगा वो
यहाँ पे Mg से मिल जाएगा। क्लियर होती है बात। अब यहाँ पे MgNO3 दोनों मिलेंगे तो किस तरीके से मिलेंगे, MgNO3 देखिए किस तरीके से मिलेंगे। Mg जो होगा वो NO3 के साथ आ जाता है तो यहाँ पे बनाता है Mg की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और NO3 की होती है वो होती है -1, जिसको हम यहाँ पे माइनस नहीं सिर्फ 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो Mg के कदमों में जाके बैठ जाएगा और 2 जो होगा वो CO3 के होल ट्वाइस के कदमों में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा Mg1 जिसको लिखते नहीं है और NO3 का होल ट्वाइस। क्या कुछ ऐसा आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। और जो हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के पास में जाता है और OH इज वेरी अनस्टेबल, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में और पानी बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए, था तो एक ही हाइड्रोजन। तो क्या सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में? बहुत सारे अनलिमिटेड वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, तो हाइड्रोजन मिल जाते हैं और एक ऑक्सीजन से चिपक जाते हैं। चीज़ें वही बनती हैं प्रोडक्ट में जो मोर स्टेबल होती हैं। अब आप मुझे बताओ जो OH है स्टेबल है या H2O है वो स्टेबल है? क्या इसके ऊपर कोई आयन्स होंगे? बिल्कुल होगा, -1 होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आयन नहीं होगा। तो वो चीज़ होगी जिसके ऊपर कोई खुदार ना हो, वो आसानी से ज़िंदगी जी पाता है। बस इसको ऐसे याद रखो। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन सा है जो कि केमिकल रिएक्शन को प्रपोज कर सकता है? कौन सा ऐसा है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो ही सकती है? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो रिएक्टिव ज़्यादा होता है वो कम रिएक्टिव वाले को, जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी वो कम ताकत वाले को उठा के उसकी जगह बैठ जाएगा। जैसे आप क्लास में जाते हो, आप सामने वाले डेस्क पे बैठना चाहते हो लेकिन सामने वाले डेस्क पे कोई और बैठा हुआ है, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, हर मामले में आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप उससे बोलोगे नहीं कि यार हटना उठना। लेकिन आपसे जो कमज़ोर होगा, जो फिजिकली कमज़ोर होगा या किसी भी फील्ड में आपसे कमज़ोर होगा, आप बोलोगे खड़ा हो और पीछे चल। तो जो चीज़ ताकतवर होती है वो कमज़ोर को उठा के उसकी जगह ले लेती है। क्लियर? तो यहाँ पे यही देखना है कि Mg जो होता है वो Fe जो होता है क्या वो Mg को हटा पाता है, जो Fe होता है क्या वो Zn को हटा पाता है, जो Pb होता है क्या वो Mg को हटा पाता है, क्या Fe जो होता है आयरन वो क्या Cu को हटा पाता है? किससे देखेंगे? तो मैंने स्टार्टिंग में रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी। तो इसको ही देख के आपको अंदाजा लगाना है कि कौन किसको हटा पाएगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो Fe है वो Mg को हटा पा रहा है या नहीं हटा पा रहा है। तो यहाँ पे जो Fe है जिसको आयरन बोला है वो देखते हैं यहाँ पे। तो आयरन कहाँ पे आ रहा है? तो आयरन यहाँ पे Mg से ऊपर आ रहा है तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे Fe और Mg को ढूंढते हैं। तो Fe तो ये रहा और आपका Mg ये रहा, तो Mg ज़्यादा रिएक्टिव है तो Fe इसको नहीं हटा पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है? Zn और Fe है। तो Zn कहाँ है? Zn देखो, Fe ये रहा और Zn ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको भी ये नहीं हटा पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं Pb और Mg पे। तो Pb ये रहा और आपका जो Mg है वो ये रहा। कहाँ है Mg? ऊपर है, तो Mg को ये भी नहीं हटा पाएगा। तो ये तीनों में तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या आयरन जो होता है वो कॉपर को हटा पाएगा? तो यहाँ पे Fe ये रहा और आपका कॉपर ये रहा। तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से चुपचाप हट जाएगा, बोलेगा भाई तू बैठ जा। तो Fe कॉपर की जगह आके बैठ जाएगा। क्लियर होती है बात? तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी आंसर। यही एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें रिएक्शन होगी। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल्स। सबसे पहले आपको बताना है कि नॉन मेटल्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो जो नॉन मेटल होते हैं ना वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब उनके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं और उनके अंदर नेगेटिव आयन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं, लेते हैं, भूखे होते हैं। दूसरा, उनके अंदर बोलते हो स्ट्रेंथ कम होती है, वो गैसियस या लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि ऑप्शन ए देखिए कि जो ब्रोमीन है वो एक लिक्विड नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। बिल्कुल है। कैसा दिखाई देता है आपका ब्रोमीन? कुछ ऐसा दिखाई देता है। ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है आपको और नॉन मेटल है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हैलोजन वाले होते हैं। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एक नॉन मेटल की फॉर्म में मिलता है। दूसरा पूछा है कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल होते हुए भी। तो ये इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज नॉन मेटल भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर, ए बी करेक्ट आंसर। दूसरा, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। देखो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं सारे
मोस्ट जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पूछिए कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं क्या वो एसिडिक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके बेसिक होते हैं, याद रखना, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके बेसिक्स होते हैं। एक होता है एम्फेटेरिक, एम्फेटेरिक जिंक होता है, एल्युमिनियम होता है। एम्फेटेरिक वो होते हैं जो कभी कभी एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, कभी कभी बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं। तो अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं सारे एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एम्फेटेरिक। एम्फेटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कभी कभी बेसिक की तरह कभी कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक उनका एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स और जिंक के ऑक्साइड्स एम्फेटेरिक बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट राइट्स टू इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट ने टू अनकम्प्लीट आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दे दी है और आपको इसको कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट है भाई, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन एक्स के बारे में देखते हैं। तो जो पी है उसके नीचे यहाँ पे लगा हुआ है 4, और ऑक्सीजन है वो कितना है? 5 2 जा 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके की आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जब फॉस्फोरस ऑक्साइड्स के साथ में मिलता है तो रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है कि P4O10। 10 क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है, तो जब दोनों मिलेंगे तो जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे कितना होगा? प्रेजेंट। क्योंकि जब आपको मैंने बताया था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, ना तो मास कभी बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, बस वो क्या किया जा सकता है? फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले 10 था ऑक्सीजन तो बाद में भी 10 रहेगा। तो यहाँ पे P4 और O10 कहाँ पे आ रहा है? P4O10 सिर्फ आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर। अगर मैं नॉन मेटल को रिएक्ट करने के लिए छोड़ दूँ किसी भी पानी के साथ में, किसी भी नॉन मेटल को उठा के, तो वो रिएक्ट नहीं करता है। याद रखना, इट विल नॉट रिएक्ट, तो नो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। एक्वारेजिया, देखो एक्वारेजिया होता क्या है दिखाता हूं मैं आपको। कुछ इस तरीके का एक लिक्विड होता है, अगर इसको मैं सोने के सिक्के में डाल दूंगा ना, किसी भी मेटल में डाल दूंगा तो उसको पिघला देगा। देखो सोने को बिल्कुल मेल्ट कर देगा। ये आपने थोड़ा सा एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर सोने का सिक्का डाला, उसके अंदर आपने क्या डाला? यहाँ पे एक लिक्विड डाला, और दिस लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज द एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया होता क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो HNO3 होता है, HNO3, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसको मिला दिया जाता है HCl के साथ में। किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में मिला दिया जाता है। जब 1:3 के रेशियो में मिलाओगे तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा उस प्रोडक्ट को बोलते हैं एक्वारेजिया। और वो ऐसा पानी जैसा होता है, लेकिन किसी भी मेटल को उसमें डाल दोगे ना कुछ टाइम के लिए तो उसको अपने अंदर मिला लेगा, पानी बना देगा उसका, इतना डेंजरस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा है कि किस रेशियो में है HNO3 और आपका HCl, ऑप्शन ए 1:3 विल बी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब जो कुकिंग के लिए जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन यूज़ कर रहे हो, तो उनकी कौन सी आपको प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आप बोलोगे दोबारा क्वेश्चन आ गया। पता है क्यों आ गया ये दोबारा क्वेश्चन? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये छोड़ के चले गए ना तो पक्का 1 मार्क्स कटने वाला है। तो यहाँ पे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है 18, उसके आगे जो भी आपका आंसर है ABCD आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये आपको खुद को लिखना है 18 और 18 का आंसर जो भी मानते हो ABCD। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। देखो क्या बोला है, जो मैंने पहले बताई थी वो बात यहाँ पे पूछ ली। द मोस्ट अब्यूंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल अर्थ की क्रस्ट में, मेटल सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा है? तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मिलता है, उससे कम मेटल मिलता है आयरन, उससे कम मिलता है कैल्शियम, उसके बाद में आता है सोडियम का नंबर। याद रखना, ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि समझ भी आ जाएगा। एल्युमिनियम, उसके बाद में आता है आयरन, उसके बाद में आता है कैल्शियम, उसके बाद में आता है सोडियम। तो सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? आपका एल्युमिनियम जो होगा वो हाईएस्ट आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द मेटल्स। हीट का
सुनना ध्यान से, हीट का सबसे पुअर कंडक्टर कौन होगा? तो जो आपका मर्क्यूरी होगा वो पुअर कंडक्टर होगा। क्यों होगा हीट का पुअर कंडक्टर? क्योंकि इसके ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ इसकी फोटो दिखाऊंगा, रुको अभी दिखाएंगे। मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। Hg विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म का मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड से तो दूर दूर होंगे, और हीट को ट्रांसफर होने के लिए पार्टिकल्स का पास पास होना जरूरी है। तो मर्क्यूरी जो होगा वो पुअरेस्ट कंडक्टर होगा। ये इकलौता एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द बेल स्ट्रिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। देखो ध्यान से सुनो, कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स के लिए यूजफुल होती है कि वो एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसी साउंड? टिंग टिंग की साउंड, जिसको हम बोलते हैं सोनरस। मतलब टिंग टिंग की साउंड का मतलब क्या है? अगर मैंने मेटल को जमीन पे मारा उठा के तो आपको एक साउंड सुनाई देगी। जैसे आप किसी भी प्लेट को ना नीचे फेंक के देखना तो आपको एक साउंड सुनाई देगी। कैसी साउंड? टंग टंग की साउंड सुनाई देगी। और अगर आप किसी भी घंटी को बजाते हो तो घंटी को बजाने से भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो घंटी होती है वो मेटल से बनी होती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि मेटल के अंदर से टिंग टिंग की साउंड क्यों आती है? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस। क्या बोलते हैं? सोनरस। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द सोनरस। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, सोनरस। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे एक रिएक्शन पूछ लिया है, Al2O3 और NaOH, मतलब कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन करके बोला है कि H2O बनेगा, साथ में और क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा AlNaO2। कैसे बनेगा? बाकी के सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक OH, ये निकल के H2O लेके चला गया। बचा क्या? एल्युमिनियम बचा, Na बचा और ऑक्सीजन का पार्ट बचा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो AlNaO2 कहाँ है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। दिस इज काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स। मैंने आपसे बोला था कि आपको कोई भी मेटल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये बता दो सबसे कम रिएक्टिव कौन से अरेंजमेंट में है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से अरेंजमेंट में है। तो आपको कौन सी चीज़ याद रखनी चाहिए? आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 4 हैं, एक तो जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम और सोडियम है। तो जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम में से सबसे ऊपर कौन आता है? तो देखने से पता चलता है कि सोडियम आता है। यहाँ पे सोडियम सबसे ऊपर आता है। लेकिन सोडियम के बाद में क्या मैग्नीशियम आता है? बिल्कुल आता है, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम आता है। क्या फिर आयरन और जिंक में से कौन आता है? जिंक और आयरन में से जिंक सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने में समझ आती है कि बार बार ये क्वेश्चन क्यों आता है। बार बार इसलिए आता है क्योंकि आपको अच्छे से याद है कि नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का तरीका मैंने बताया था, उससे आपको याद रख सकते हो। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो कोई भी मेथड। क्लियर? 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे? वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें के साथ होगी, किसके साथ नहीं होगी। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज। जिसको रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी वो रिएक्टिविटी सीरीज को देखेगा और पता करेगा कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर पाता है, ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर वाले को पुश करके हटा पाता है। दिस इज योर क्वेश्चन। और नीचे लिखना है आपको 24 और उसका जो भी आंसर है A, B, C और D। किसको यूज करके आप आंसर दोगे? आप रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करके आंसर दोगे। क्लियर? तो ये आपको खुद को देना है। जो पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और ये वाला क्वेश्चन, जो क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने बताया है। दिस इज योर होमवर्क। नीचे खुद को आपको लिखना है। इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आप ना एंगेज हो पाते हो लेक्चर में, और उससे आपको लगता है कि यस आई डिड समथिंग। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर, आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे पूछा है कि नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जो क्लोराइड के साथ में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? देखो ध्यान से। क्या होता है कि आपका कोई भी एक नॉन मेटल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी नॉन मेटल, उसका मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताऊंगा। ठीक है,
यहाँ पे सबसे फेमस जो एग्जांपल ले सकते हैं वो ले सकते हैं कार्बन का। अगर मैं कार्बन और क्लोरीन को मिलाता हूँ तो यहाँ पे कार्बन जो होता है वो 4 क्लोरीन के साथ मिल सकता है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास में खुद का देने का तो कुछ होता नहीं है कि वो दे के आयन बना दे, तो वो शेयर नहीं कर सकते किसको, इलेक्ट्रॉन को। इसलिए वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट ही बनाएंगे। तो इसलिए अगर उनके पास में दे कैन नॉट शेयर द इलेक्ट्रॉन विद द क्लोरीन एटम, दैट्स वाई दे क्रिएट द कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनाते हैं, देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को चाहिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में चाहिए जीने के लिए, या बोल दो कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से ये आपका ले लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन ने इसने ले लिया, ये वाले क्लोरीन ने ये वाला, इस तरीके से। तो ये शेयरिंग हो गई और दिस शेयरिंग ऑल्सो नोन एज द कोवेलेंसी या कोवेलेंट फॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, दे कैन नॉट शेयर द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे क्रिएट द कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी द ऑब्टेन ऑन द प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड द स्टीम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टीम के साथ में जो रिएक्शन करेगा तो P जो आपका 3 होगा, Fe3 होगा, वो O4 क्रिएट करेगा। और ये रिएक्शन कभी पॉसिबल है, जब पॉसिबल है जब आपका जो स्टीम है वो भी, मतलब जो वाटर वो स्टीम की फॉर्म में हो, आयरन जो हो रेड हॉट आयरन हो, कोल्ड वाटर के साथ में कभी भी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये पूछा ही जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ टायर फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था जो KCl होता है वो तो आयनिक कंपाउंड होता ही होता है, NaCl भी आयनिक कंपाउंड है। तो जो आपका CaCl4 जो कि आपका नॉन मेटल के साथ में क्लोरीन मिला हुआ है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा और HCl भी कोवेलेंट बनाएगा। तो दूसरा और तीसरा विल बी योर आंसर। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी विल बी योर आंसर। HCl, आप बोलोगे कि HCl कैसे बनाएगा, HCl का जो हाइड्रोजन होता है ना वो कुछ इस तरीके से आपका कोवेलेंसी करता है। जो हाइड्रोजन होता है जिसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो Cl को क्या बोलता है कि ये ले जा तू, और यहाँ पे मुझे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दे देगा तो मर जाएगा, खत्म, हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म। और वो हाइड्रोजन जो क्लोरीन होता है उसके साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसको बोलते हैं शेयरिंग, विच इज कॉल्ड कोवेलेंसी। तो HCl कोई भी पूछे आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो HCl हमेशा कोवेलेंसी बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है Cl के साथ हाइड्रोजन। Cl के साथ हाइड्रोजन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लिख लो इसको कहीं पे भी, दीवार पे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय द, इलेक्ट्रोलाइसिस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड से कर सकते हैं, रिडक्शन बाय द एल्यूमिनियम से कर सकते हैं, या रिडक्शन बाय द कार्बन से। जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी एक खास बात होती है, कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि वो इतने जल्दी से रिएक्ट करके इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ अपने ऊपर चिपका लेते हैं। आप देखो, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है तो उसके उल्टे सीधे फ्रेंड बहुत सारे बन जाते हैं। अगर उस बच्चे को किसी काम में लगाना है तो पहले उल्टे सीधे बच्चे से दूर हटाना होगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट मतलब मिलनसार, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा, अब यार मिलनसार इज़ डिफरेंट थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा मिलनसार हो तो आप जाओगे और जो भी रास्ते में मिलेगा उससे उसको दोस्त बना लोगे आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो ना, आप तुरंत मिल जाते हो किसी से भी। अब आपको बोला कि आप पढ़ो यार, पढ़ना है, तो आपको वो दोस्त डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि आपके दोस्त बन चुके हैं वो। तो आपको पढ़ाने के लिए सबसे पहले उन दोस्तों को रिमूव करना पड़ेगा, आपको बैड कंपनी से निकालना पड़ेगा। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको रिएक्ट करवाने के लिए सबसे पहले उनको अच्छे से साफ किया जाता है। तो कैसे करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में कॉपर का बताया था, एक इमेज दिखाई थी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की। उसके अंदर एक प्योर फॉर्म और एक इम्प्योर रोड, एक तो एनोड और कैथोड बनाया जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके क्लोराइड्स को, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो क्लोराइड्स को किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस या ऑक्साइड्स को। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस किए जाते हैं वो क्लोराइड्स की फॉर्म में किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, कि क्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है पहले रिएक्टिव को, फिर बोला जाता है कि इसको आप क्या करो, लाइट से गुजारो या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करो इसका। तो जो प्योर फॉर्म होती है वो निकल के इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, कैथोड पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लुस्ट्रस।
कौन सा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, चमकीला है? तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला भी है। याद रखना, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना इसको कहीं पे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एम्फोटेरिक क्या होता है, बीच में थोड़ा सा हिंट दिया था। एम्फोटेरिक वो देखो, दो तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं, बेस के, मतलब बोल दो कि आपके जितने भी मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं सारे बेसिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल हैं सारे के सारे एसिडिक इन नेचर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्साइड्स होने के बाद भी कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे जिंक का ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ना तो बेसिक ना फिर एसिडिक, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी आपके जिंक के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। आगे मूव करते हैं। यहां पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन दिख रहा है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो दिख रहा है वो आपको नॉन मेटल का ऑक्साइड दिख रहा है। आप बोलोगे CO भी तो कार्बन और ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड विद ऑक्सीजन नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड विद ऑक्सीजन आपका CO2 होता है। क्लियर? इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X। एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। तो 12 नंबर पे कौन आता है? तो देखो 12 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम आता है। तो जो 12 नंबर पे जो आता है वो होता है आपका Mg। और पूछा है विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू द Mg। मैग्नीशियम से सबसे पास वाली गैस जो इनर्ट गैस हो, इनर्ट गैस उसको बोलते हैं जिसका आउटरमोस्ट जो शेल होती है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से भरी हुई हो। तो 12 के तुरंत बाद में कौन सा ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा? देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपका सेंटर न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और फिर उसके बाद में होता है आपका फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 12 में से फिल्ड हो गए। उसके बाद में होता है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर तीसरा ऑर्बिट आता है जिसमें भी आपका कितना जाना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितने यहाँ पे? सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो 10 और यहाँ पे बचे हैं 2। तो भरने के लिए कितने होने चाहिए? आपके 6 और होने चाहिए। तो 12 और 6 कितना होता है? 18 होता है। और 18 नंबर पे कौन आता है आपका? आर्गन। तो AR विल बी योर आंसर। इनर्ट गैस होगी आर्गन, ठीक है। Let's move further. The process in which the carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into the metal oxide is called the। तो absence शब्द आ गया, तो absence के लिए हम calcination यूज करते हैं और presence के लिए roasting यूज करते हैं। तो calcination will be your answer, और अगर presence लिखा होता तो roasting आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि ऑक्साइड्स ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर एटसेट्रा रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। मतलब रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या है? कि रिड्यूस का मतलब है कि इसमें से ऑक्सीजन को हटा लो। रिडक्शन का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन को हटा रहे हो। मतलब आपके पास में मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है और मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए कौन सी चीज आप यूज करने वाले हो? जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं उनके ऑक्सीजन को हटाने के लिए यहाँ पे हम कार्बन यूज करते हैं। कार्बन उनके ऑक्सीजन को हटा के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और उनको अकेला छोड़ देता है, और हमें चाहिए भी वो अकेले, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन C विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, द थर्मिट वेल्डिंग, एक वेल्डिंग मशीन होती है, अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है। तो जो आपका थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर होता है ना, जो कि वेल्डिंग करने के टाइम पे एक मोल्टेड फॉर्म में काम आता है, वो 2 चीज़ों से बना होता है, एल्युमिनियम के पाउडर से और लोहे के पाउडर से। तो जो लोहे का पाउडर होता है उसमें जो लोहा होता है वो होता है आयरन 3, आयरन 2 नहीं होता है, आयरन 3 याद रखना, Fe3 याद रखना, Fe और ब्रैकेट में 1 2 3। और आपका एल्युमिनियम पाउडर, दोनों पाउडर की फॉर्म में यूज होते हैं
ड्यूरिंग थर्माइट वेल्डिंग। तो यहाँ पे आयरन 3 और एल्युमिनियम पाउडर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आयरन 3 एंड एल्युमिनियम पाउडर, ऑप्शन वे ए विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। गैल्वेनाइजेशन होता है, एक मेथड होता है, कैसा दिखता है गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कि आयरन आपका होता है ना, आयरन, उसके ऊपर क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एक लेयर बना देते हैं, किसका, जिंक का लेयर बना दिया जाता है। गैल्वेनाइजेशन के अंदर एक जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है पूरे के पूरे आयरन के ऊपर, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, तो पूछा है कि किसकी थिन लेयर बनाई जाती है, तो जिंक की एक थिन लेयर बनाई जाती है। समझ में आ गई बात? गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट कैन बी कट बाय नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव। ये जो आपको देख पा रहे हो, वेरी रिएक्टिव विद वाटर, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि पानी के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, पानी में डालते ही आग लगा देता है? तो आपको देखते ही समझ जाना है कि जो सोडियम होता है उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, दो चीजें हैं जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, फॉर्म्स कंपाउंड जेड, जेड कंपाउंड फॉर्म होता है, दो मिलके जेड बनता है। एक्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड द वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो एक्स है वो लूज करता है, तो जो एक्स होगा वो क्या होगा, आपका मेटल होगा, मेटल होगा, और जो वाई होगा वो गेन कर रहा है तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, क्या होगा, नॉन मेटल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड, देखो जो आपका मेटल और नॉन मेटल है दोनों से मिलके कोई भी एक चीज बनी हुई है, पूछा है कि जो जेड बना है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वो जेड के द्वारा नहीं दिखाई जाएंगी। पहला, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, और अकर्स एज द सॉलिड। मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर एक मेटल को एक नॉन मेटल से रिएक्शन करवाता हूं मैं, तो इनमें से ए बी सी डी में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो शो नहीं करेगी जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि आयंस का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं कौन सी है, वो पूछा है कि कौन सी आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, नहीं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, कि इनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नहीं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होगा, दिस विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, आपको 3 एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। एक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, 2,8 मतलब 10, और y का दिया हुआ है 2,8,7, और z का दिया हुआ है 2,8,2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? x इज अ मेटल, y इज अ मेटल, z इज अ नॉन मेटल, y इज अ नॉन मेटल एंड z इज अ मेटल। इनमें से आपको बताना है। देखो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो y होगा वो तो नॉन मेटल होगा ही, क्योंकि ये क्या है 7 है तो 8 होना चाहेगा, और जो आपका Z है वो क्या होगा, मेटल होगा, 100% जो Z होगा वो एक मेटल होगा, और जो Y होगा वो नॉन मेटल होगा। तो ऑप्शन डी विल बी और आंसर। और जो X होगा वो एक इनर्ट गैस होगा, कंप्लीटली फिल्ड गैस होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जितने चाहिए इसको। तो यहाँ पे डी विल बी और आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि अमलगम क्या होता है। देखिए अमलगम का मतलब होता है कि आपने एक मरकरी ली, मरकरी मतलब Hg के साथ में किसी को भी मिला दो, XYZ किसी को भी, जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसको हम अमलगम बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अलॉय ऑफ मरकरी Hg का, अगर अलॉय की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम अमलगम बोलेंगे। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, द अमलगम इज नथिंग बट द अलॉय ऑफ द मरकरी इज नोन एज द अमलगम। ठीक है, तो मरकरी कैसी दिखाई देती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ मरकरी इज लुक लाइक। ऐसी होती है, पानी जैसी, बहुत भारी होती है, डेंसिटी काफ़ी खतरनाक होती है इसकी, लेकिन होती लिक्विड स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे भी। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन टू फॉर्म द ग्रीन कोटिंग ऑफ, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जो आपके कॉपर के जितने भी कॉपर देखा होगा आपने Cu,
इसके जितने भी आप यहाँ पे क्या देखते हो, कोई भी आपने कॉपर को देखा होगा, उसको आप कुछ दिन के लिए रख दो। कुछ दिन के लिए रखने के बाद में वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। जो कॉपर होगा वो कैसा होने लग जाएगा, ग्रीन कलर में होने लग जाएगा। और आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे जो ग्रीन हुआ है वो कॉपर का कौन सा फॉर्म है, क्या वो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, क्या है, कौन सा फॉर्म आपसे पूछा है कि कौन सा फॉर्म होगा जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग आपको दिखाई देती है। तो जितने भी आपके ग्रीन कलर के आपको कोटिंग दिखती है वो कॉपर के साथ में कार्बोनेट बन जाता है। अब कार्बोनेट दो तरीका का दिया हुआ है, कॉपर कार्बोनेट और दूसरा दिया हुआ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जितना भी आपको यहाँ पे जो जंग लगा हुआ या बोल दो कि जो रस्टिंग टाइप में दिखती है ग्रीन कलर की, वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। क्लियर? तो सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। जो कार्बोनेट बनता है, जो जंग लगती है वहां पे आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, वो ग्रीन कलर मतलब कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एक्वायरेजिया। एक्वायरेजिया मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है एक्वायरेजिया। आपको यहाँ पे कंपोजिशन बताने की किस रेशियो में डाले जाते हैं। तो जो HCl होता है वो 3 में होता है रेशियो में, और जो HNO3 होता है वो 1 में होता है। तो यहाँ पे 3:1 HNO3, यहाँ पे दिया हुआ है आपको HNO3 और HCl। तो यहाँ पे 3:1 दो में दिया, दो बार दिया है। एक तो आपका डाइल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए, कंसनट्रेटेड HCl प्लस में डाइल्यूट आपका HCl होगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। इनमें से कौन से हैं जो कि आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो जो आपका HCl होता है वो आयनिक नहीं है, CCl4 भी आयनिक नहीं होता है। ठीक है, जो HCl होता है वो मैंने पहले भी समझाया और अभी भी समझा रहा हूँ। जो HCl होता है वो शेयरिंग करता है, अगर वो दे देगा, रिमूव कर देगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। क्लियर? तो उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे कि बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है। जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहे हैं वो मैं लिख के देता हूँ। 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। आप उनको नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना। नहीं आए तो आप जो कमेंट सेक्शन में बोलना चाहते हो बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयनिक कंपाउंड। मतलब क्या है कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड है उनके द्वारा कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी इनमें से ABCD में से जो कि नहीं दिखाई जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑफ कोर्स जैसे आयनिक कंपाउंड को आप डालोगे तो वो सॉल्युबल तो होते ही हैं, मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये नहीं कर पाते हैं। तो आप ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। जैसे ही आप सॉलिड स्टेट लोगे किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो वो आपको वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता हुआ नहीं शो करेगा। Let's move further. Which of the following metals exist in its native state in nature? कौन सा ऐसा आपका मेटल है जो कि जैसा होता है वैसा ही आपको मिलेगा। तो जितना कम रिएक्टिव होगा उतना ही कम आप लोगों से मिलेगा, जितना कम मिलेगा उतना ही वो प्योर फॉर्म में या नेटिव प्लेस में, नेटिव स्टेट में आपको मिल जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा। तो यहाँ पे जो आपका AU है सोना, और जो आपका AG है चांदी, जिसमें आपका B और D ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन C आपको के अंदर दिया हुआ है, वो आपका है सोना और चांदी आपको नेटिव स्टेट में ही प्रेजेंट मिलते हैं। तो ऑप्शन C विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स। जितने भी मेटल्स होते हैं इम्प्योर फॉर्म से निकाले जाते हैं, रिफाइन किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक से रिफाइन किया जाता है। तो जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये तो किए जाते हैं। ठीक है, कॉपर नहीं किया जाता, और आपका AU सोना तो किया ही नहीं जाता, ये तो प्योर फॉर्म में नेटिव स्टेट में ही मिल जाता है, ऑक्साइड्स में मिलता है, गर्म करते हैं साफ हो जाता है। तो COD ऑप्शन कहाँ आ रहे हैं, ऑप्शन डी में COD दे रखा है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जितने भी आप सिल्वर के आइटम देखोगे उनको आप रहने दो एयर में, हवा में, तो वो कुछ काले पड़ने लग जाते हैं। आपने रिंग देखी होगी, वो भी ब्लैक कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, ऐसा क्या बनता है, कौन सा रिएक्शन होता है जिससे वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या सिल्वर का नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन होने से ऐसा होता है, क्या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होने से ऐसा होता है, या सल्फेट के साथ में, नाइट्रोजन और सल्फेट के साथ में। तो देखो, अगर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है
तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन होता है सल्फर के साथ में मिल जाना। अगर सल्फर के साथ में अगर चांदी मिलेगी तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड टू प्रोटेक्टिंग आयरन रस्टिंग बाय द कोटिंग और थिन लेयर बना दी जाती है गैल्वेनाइजेशन में किसकी। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब समझना है कि क्या होता है। जो आयरन होता है उसके ऊपर आयरन को जिंक के एक लिक्विड में डुबोया जाता है, जिससे जो आयरन होता है वो मोर शाइनी आपका निकल के आता है। तो जिंक जो होता है वो आपका मेन रीजन है कि जिसकी वजह से ये क्या करता है, गैल्वेनाइज होता है। तो गैल्वेनाइजेशन मतलब किसी भी आयरन को या फिर किसी भी मेटल को अगर आप जिंक की लेयर से सजा रहे हो, उसके ऊपर जिंक की लेयर बना रहे हो, तो उसको गैल्वेनाइज करना है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन के साथ में कौन सी चीज मिली होती है, ठीक है। तो याद रखना निकल एंड द क्रोमियम, मतलब Na और Cr मिली होती हैं आपके आयरन के साथ में। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, जितने भी मेट्रो पिलर्स होते हैं या फिर घरों में जो पिलर्स आते हैं जो लोहे के बोले जाते हैं, लेकिन वो लगते नहीं कि ये लोहे के हैं, चिकने होते हैं, चमकीले होते हैं। वो होता तो लोहा ही है, लेकिन मिक्स विद द निकल एंड क्रोमियम, बस इतना सा डालने से कितना चेंज आ जाता है, वो उसके ऊपर शाइनी आ जाती है, शाइन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, अगर कॉपर को मैं खुले आसमान में रखता हूं, इट स्लोली लूज इट्स शाइन ब्राउन सरफेस एंड गेन द ग्रीन कोटिंग। आपने अगर और डिटेल में समझाऊं मैं यहाँ पे, तो जो CuCO3 आपका जो बनता है, बेसिक कार्बोनेट बनता है कॉपर का, वो होता है आपका ग्रीन कलर का। और कॉपर कभी कभी ब्लैक कलर भी प्रोड्यूस करता है, किसमें? उसके ऑक्साइड्स के अंदर। आपको अगर मैं दिखाऊं तो बिल्डिंग होती है तांबे की बनी हुई, उनको अगर बहुत दिन तक साफ नहीं किया जाए तो वो इस तरीके से ग्रीन दिखने लग जाएंगी, इस तरीके से ग्रीन दिखने लग जाएंगी। तो याद रखना है, ब्लैक जो होता है वो होता है कॉपर का ऑक्साइड, ग्रीन जो होता है वो होता है कॉपर का बेसिक कार्बोनेट। याद रखना, बेसिक कार्बोनेट बट बेसिक फॉर्म, एसिडिक फॉर्म नहीं, बेसिक फॉर्म, ठीक है। दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनीथिंग, कोई भी दिमाग में डाउट आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका पक्का जवाब दूंगा। और कैसी लगी वीडियो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक ठोकना है। कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी मैथ, साइंस, SST, वट एवर, जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू एवरीबॉडी।